नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, यानी कि 17वीं लोकसभा भंग, अब सत्ता की जंग शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली के गलियारों में सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चुकी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की ये आखिरी बैठक रही। कैबिनेट बैठक में मौजूदा लोकसभा को भंग करने की सिफारिश जो है वो की गई है और मौजूदा सरकार का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की और बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लोकसभा भंग करने की सिफारिश करते हुए अपना और अन्य मंत्रियों का इस्तीफा भी सौंप दिया है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया। साथ ही राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी से अगली सरकार के गठन तक बतौर कार्यकारी प्रधानमंत्री जिम्मेदारी संभालने की भी अपील की है। 17वीं लोकसभा भंग, अब सत्ता की जंग की शुरुआत हो चुकी है। और इसी खबर पर विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अब नई सरकार के गठन को लेकर जो लगातार कहा जाए हलचल है वो तेज हो चुकी है। सबकी नजर इस बात पर कि कैसे अब बनेगी सरकार। गठबंधन को लेकर जो कयासबाजी का अब दौर शुरू हो गया है, उसको लेकर लगातार हलचल तेज है। क्या कुछ अंदर खाने से नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, सियासी जंग तो तेज है और 17वीं लोकसभा भी भंग हो गई है। तो कह सकते हैं कि सियासी जंग जिस तरह से तेज हुई है, वैसे ही 17वीं लोकसभा भंग होने के बाद अब एनडीए के जो भी घटक दल हैं वो प्रधानमंत्री की अगुवाई में शाम को 7:30 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और राष्ट्रपति से मिलकर ये एनडीए के घटक दल एक साथ मिलकर अपना दावा सरकार बनाने का पेश कर सकते हैं। तो अब ये लिहाजा देखा जाए कि जो दिल्ली में एनडीए बैठक होने के बाद अब इंडिया गठबंधन की बैठक जो 6 बजे लगभग शुरू होनी थी वो भी होने जा रही है। तो गठबंधन की बैठक तक जो स्थिति है उसके हिसाब से सभी राजनीतिक दल उनके भी हैं वो लगभग सब पहुंच गए हैं। अभी टीएमसी की तरफ से नहीं कंफर्म हो पा रहा है कि इस गठबंधन की बैठक में कौन शामिल हो रहा है, लेकिन बिल्कुल। एनडीए के गठबंधन में जो उम्मीद की जा रही थी वो सारे के सारे घटक दल वहां पहुंचे थे। एक भी घटक दल ऐसा नहीं था जो एनडीए की मीटिंग में नहीं पहुंचा था, सभी थे। और जो जिन बिल्कुल। पर संशय किया जा रहा था और लगातार जिन पर खबरें चल रही थी कि वो नीतीश कुमार पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी जाएगी कि नहीं जाएगी, फिलहाल एनडीए की जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री की अगुवाई में सभी घटक दलों ने हिस्सा लिया। और खासकर जिसकी सबकी नजर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर थी वो दोनों लोग वहां पर पहुंचे। अब जी ये एनडीए की बैठक खत्म होने के बाद जिस तरह से रणनीति तय हुई उसके मद्देनजर बिल्कुल राष्ट्रपति अखिलेश, भवन से काफी समय कुछ मांगा गया स्थिति जो और है अब राष्ट्रपति स्पष्ट हो भवन चुकी से है, ये एक कहा अगले जाए। समय भी दिया गया। क्योंकि जी लगातार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बदल सकते हैं और कैसे भरोसा किया जाए। टीडीपी और नीतीश कुमार की तरफ से भी कहा जा रहा था कि भाई कई मंत्रालयों की जो है वो मांग की जा रही है। बिल्कुल, जब बहुमत किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मिलता है वो चाहे कोई भी चुनाव हो, और खासकर जब लोकसभा चुनाव की बात की जाए और केंद्र में सरकार बननी हो, और केंद्र की सरकार बनने का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ सीटों का बिल्कुल। आंकड़ा और जादुई आंकड़े से नीचे जब भी कोई राजनीतिक दल गठबंधन रह जाता है तो वहां पर जो भी घटक दल उसमें शामिल होते हैं उनको अपना प्रेशर बनाने का मौका भी मिल जाता है और तोल मोल यानी घटना होना भी वहां पर उनको अपना साधने का मौका मिलता है। अगर इन सब चीजों को देखा जाए तो जहां तक खबरें अंदर से निकल के आ रहे हैं कि जो एनडीए के घटक दल हैं वो कोई कह रहा है कि मुझे 2 कैबिनेट मंत्रालय चाहिए, कोई 3 कैबिनेट मंत्री चाह रहा है, तो कोई स्वतंत्र प्रभार चाह रहा है, तो राज्य मंत्री यहाँ तक भी मलाईदार मंत्रालयों की भी मांग की डिमांड लगातार बिल्कुल। अंदर से खबरों के माध्यम से निकल आई। सूत्रों के हवालों से जो खबरें आ रही हैं उनसे पता चल रहा है कि जो भी घटक दल इसमें शामिल हो, चाहे कोई भी घटक दल हो, चाहे उसकी सीट 2 आई हो, 3 आई हो, 1 आई हो, चाहे 10 और 15 वाला भी हो, लेकिन सबके सब प्रेशर बनाने में लगे हुए हैं। और जहां तक बात नीतीश कुमार के पलटने की है तो नीतीश कुमार पर भरोसा तो कोई नहीं करता। यहां तक भी जो एनडीए में शामिल है वो भी भरोसा नहीं कर रहा। और इंडिया गठबंधन तो पहले से ही मान के चल रहा है कि उनके साथ तो वो कई बार आ चुके हैं, कई बार जा चुके हैं। और खासकर बिहार से बात की जाए, जब नीतीश कुमार दिल्ली के लिए एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हुए थे, उसी दौरान आरजेडी नेता
तेजस यादव भी रवाना हुए थे। और बिल्कुल उस लिहाज बिल्कुल। से देखा जाए कि एयरपोर्ट पर भी दोनों मिलते हैं, फिर फ्लाइट के अंदर भी दोनों मिलते हैं, और जो फोटो वायरल होते हैं, एक फोटो में वो दिखते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी बगल बगल सीट पर बैठ के बात कर रहे हैं, फिर दूसरा फोटो एक वायरल होता है, उसमें नीतीश कुमार आगे बैठे हैं और तेजस्वी यादव पीछे नीतीश कुमार आगे बैठे हैं, तेजस्वी यादव पीछे बैठे हैं। तो ये सब सियासी समीकरण अगर निकाले जाए, वो राजनीतिक मायने बिल्कुल, निकलते नंबर हैं, तो ऑफ बहुत कुछ गेमिंग अभी जो नई नजर तस्वीर आया इस बार सामने लगती है। अखिलेश, इस लिहाज से स्थिति जो है अब गठबंधन की आ चुकी है, और गठबंधन के किस नेता को चुना जाएगा इसको लेकर भी सवाल। साथ ही 7 जून जो कि बेहद अहम है, एनडीए की बैठक है, और इस बैठक में क्या लगता है किन नेताओं को चुना जा सकता है गठबंधन के, इसको लेकर कोई अपडेट? बिल्कुल, देखिए, इंडिया गठबंधन के सामने अब मुद्दा प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये बड़ी बात नहीं रह गई। इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि केंद्र में सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, कौन सा घटक दल उनके साथ आज है वो कल रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर उनके साथ जो घटक दल नहीं है वो एनडीए में है या फिर एनडीए से बाहर है, जिनकी एक ही 2 सीट हो, वो उनके साथ आएगा नहीं आएगा, और सरकार बनेगी नहीं बनेगी, चेहरा होगा कौन होगा नहीं होगा। सवाल अब यहाँ पर टिकता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, जो जादुई आंकड़ा है वो जुटा पाएंगे या नहीं जुटा पाएंगे, और उसमें चेहरा तो दूर की बात है, अब यहाँ जादुई आंकड़े पर फोकस है। इसलिए इंडिया गठबंधन अपनी बैठक में ऐसा कोई भी चौंकाने वाला फैसला ले सकता है जिसमें उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि कौन चेहरा सामने आ सकता है। अगर हम बहुत पुरानी बात आपको बताएं, पड़क चलती रही, झारखंड में एक बार सरकार बनी थी, इकलौते विधायक मधु कोड़ा निर्दलीय हुआ करते थे, और वहां पर जब बहुमत किसी नहीं हुआ तो मधु कोड़ा ने कहा था कि मुख्यमंत्री हमको बनाना हो तो बना दीजिए, नहीं तो हम किसी को समर्थन नहीं देंगे। इकलौते विधायक मधु कोड़ा होने के ठीक बाद है, अखिलेश वापसी करेंगे और विस्तार से इसमें अपडेट साझा करेंगे। इस बीच इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसकी शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि अभी अपडेट सामने आया था, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं कि अब नतीजे जो सामने आए हैं, और इसके बाद इंडिया गठबंधन की जो बैठक को भी अहम माना जा रहा है, और इस नतीजों के बाद यानी कि जो नतीजे सामने आए, भारतीय जनता पार्टी के जो नतीजे हैं 240 सीटों पर जीत हासिल की, और इसके बाद अब सरकार बनाने को लेकर, गठजोड़ करने को लेकर कहा जाए, वो तमाम बैठकों का दौर, और इंडिया गठबंधन की ये बैठक है। सोनिया गांधी को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए फिलहाल पहुंच चुकी हैं, और जयराम रमेश को, प्रियंका गांधी वाड्रा को आप देख पा रहे हैं, राहुल गांधी को आप देख पा रहे हैं, जो फिलहाल इस बैठक का हिस्सा यानी कि इंडिया गठबंधन के वो तमाम दल अब एक साथ इस बैठक में नजर आएंगे। और लगातार, क्योंकि ये बैठक कई मायनों में अहम है, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे निकलकर सामने आए हैं, और जाहिर सी बात है उसको लेकर अब मंथन किया जाएगा सत्ता बनाए जाने को लेकर, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो अब बैठक का दौर शुरू हो चुका है, और इंडिया गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा यहां पर लगना शुरू हो चुका है। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अखिलेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अखिलेश, इंडिया गठबंधन की बैठक की शुरुआत, और क्या संकेत और क्या इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब ये गठबंधन के तमाम बड़े नेता जो हैं वो एकजुट होने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है अब मंथन होगा, मंत्रणा होगी सत्ता बनाए जाने को लेकर। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन जिस मंशा के तहत आज अपनी रणनीति को तय करने के लिए बैठक वो शाम 6 बजे शुरू हो गई, और जिस तरह से विजुअल्स आ रहे हैं तो देखते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तमिलनाडु से एम.के. स्टालिन, बिहार से तेजस्वी यादव समेत, और आम आदमी पार्टी दिल्ली से संजय सिंह जैसे तमाम नेता इस समझे, और इसमें रणनीति बनाने की जो पहले से तैयारी चल रही थी उसके मद्देनजर था कि सरकार केंद्र में कैसे बनाने की संभावना निकाली जाए, और संभावना अगर बनती है तो संभावना को कैसे धरातल पर उतारा जाए। इन तमाम मुद्दों के मद्देनजर रणनीति को लेकर आज अखिलेश, कोई गुंजाइश नजर आ रही है जिस तरीके से आंकड़े और नतीजे निकलकर सामने आए हैं? क्या लगता है कोई गुंजाइश है कि सत्ता जो है बनाने में कामयाब होगा इंडिया गठबंधन? राजनीति सदैव संभावनाओं का खेल होता है, राजनीति में कुछ भी कंफर्म नहीं होता है, यहाँ कब कौन पलटी मार जाए और कब कौन किसके साथ चला जाए
यहाँ तो ये वो कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम को लौट के वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। बिल्कुल। तो राजनीति में वही होता है कि 1 मिनट पहले बोलते हैं कि मैं गठबंधन के साथ हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, पता लगा कि आधे घंटे बाद पता चलता है कि वो दूसरे गठबंधन के साथ चलेंगे। तो लिहाजा तो राजनीति है, वो संभावनाओं का खेल है। इसी संभावना के तहत इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन ये चाहेगा कि उसकी सरकार केंद्र में बनाने को उसको मौका मिले, लेकिन कैसे मौका मिलेगा, कैसे जादुई आंकड़ा वो छू पाएंगे, इन तमाम चीजों को लेकर इंडिया गठबंधन इस पर मंथन करेगा। और मंथन बिल्कुल अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं फिलहाल इस बैठक में। तस्वीरें सामने आ रही हैं। इंडिया गठबंधन की ये जो बैठक है ये इस मायने से अहम क्योंकि वो तमाम संभावनाएं तलाशने की कोशिश करने के लिए अब ये विपक्षी अलायंस एकजुट हुआ है और उस आंकड़े को यानी कि 240 का जो आंकड़ा है वो फिलहाल कैसे इस आंकड़े को छुएंगे और कैसे सत्ता बनाएंगे, क्या गठजोड़ किया जाएगा, किस तरीके से गुड़ा भाग होगा, ये अब बैठक से निकलकर सामने आएगा। तो विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं सिग्नल का भी इशू है और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन सरकार बनाने में जुटी हुई है। वो तमाम संभावनाएं यानी कि 8 जून को प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 7 जून को एनडीए की बैठक रखी गई है और ये इंडिया गठबंधन की बैठक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बढ़ते आगे, सत्ता की दौड़, सियासी जोड़-तोड़। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। तस्वीरें भी आपने देखी। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसके लिए कोशिशें शुरू कर दी है। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने उसके लिए सभी सहयोगी दलों की बैठक बुलाई, तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक भी सरकार बनाने की जुगत में लगा हुआ है। और इसी बीच एक दिलचस्प घटना सामने आई। दरअसल बिहार में 12 सीटों पर जीत दर्ज कर एनडीए के किंग मेकर बने नीतीश कुमार जब पटना से दिल्ली आने के लिए निकले तो उसी फ्लाइट में पीछे की सीट पर तेजस्वी यादव सफर कर रहे थे, जो कि नजर आए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और अब नीतीश तेजस्वी के एक ही फ्लाइट में आगे पीछे की सीट पर 2 घंटे की यात्रा को लेकर लोग अब सोशल मीडिया पर भी सवाल पूछने लगे हैं। आखिर इनके बीच क्या बातचीत होगी? आपको बता दें कि चुनाव नतीजे आने के बाद दावा किया जा रहा था कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क साधा गया। लगातार ये सुगबुगाहट तेज रही। हालांकि नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है और आगे भी एनडीए में ही रहेगी। सत्ता की दौड़, सियासी जोड़तोड़ शुरू हो चुकी है। अखिलेश संवाददाता, विशेष संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। तस्वीरें बेहद अहम है। अखिलेश, अगर देखा जाए एक फ्लाइट में सफर करना और जब कोई भी राजनेता एक साथ सफर भी करता है या 2 मिनट की मुलाकात भी होती है तो उस मुलाकात के कई मायने होते हैं और यहाँ 2 घंटे का सफर, क्या मायने? बिल्कुल, राजनीति के मायने तो बहुत इससे निकाले जा सकते हैं। तेजस्वी और नीतीश कुमार की जो फोटो वायरल हो रही, उन फोटो वायरल्स के दौरान जो हवाई जहाज में दोनों लोग सफर कर रहे थे, सफर के दौरान उनकी बातचीत हुई, एक दूसरे को दोनों लोगों ने अभिवादन भी किया और हवाई सफर की यात्रा दिल्ली की तय हुई। इसके बीच में बहुत सारे मील के पत्थर साबित होने वाली बातें भी तय हो गई होंगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी एक दूसरे से मिले तो अभिवादन करते हुए एक दूसरे के साथ, और जब पहले नीतीश कुमार बैठ गए उसके बाद जब तेजस्वी यादव अपनी सीट पर बैठे तो बिल्कुल अनौपचारिक रूप से सारी वो चीजें सम्मानजनक पूरी की गई जिसके एक दूसरे से उम्मीद की जाती थी। और राजनीतिक मायने भी देखे जाएं तो इसके बेशक बहुत बड़े राजनीतिक मायने निकाले भी जा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे, और इसी को लेकर एनडीए भी कोई चूक नहीं करना चाहता है, इसीलिए बिना समय गंवाए तो एनडीए भी राष्ट्रपति भवन जाकर अपना सरकार बनाने का दावा पेश करने में लगा हुआ है।
तो बिल्कुल। लिहाजा 7:30 बजे को टाइम मिला है, तो वो दावा पेश कर देंगे और उम्मीद ये भी जताई जा रही कि कभी भी शपथ ग्रहण हो सकता है, हम्म। तारीख समय तय होना बाकी है। लिहाजा बिल्कुल। दूसरा राजनीतिक समीकरण देखा जाए तो इंडिया गठबंधन भी इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है कि हम्म। अगर सीटों का जो जादुई आंकड़ा है जिसको सरकार बनाने के लिए जरूरत होता है, अगर उसमें कहीं से भी थोड़ी बहुत गुंजाइश रही और नीतीश कुमार अगर पलट जाते हैं तो हम्म। संभावनाएं और भी देखी जा रही हैं कि और कहां से जादुई आंकड़े को पूरा करने के लिए किसको साथ लाया जा सकता है। तो हम्म। इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी उस बैठक में तमाम ये अहम बातें जरूर सामने होंगी और उसमें रणनीति भी होगी और मंथन भी होगा और आगे कैसे रास्ता निकाला जाए उस पर बिल्कुल चर्चा भी बिल्कुल, होगी। कयासबाजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और जिस तरीके से एक फ्लाइट में नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इसके भी राजनीतिक मायने निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब नीतीश कुमार पर भरोसा पुख्ता तौर पर कर पाना भी बड़ा कश्मकश वाला सीन यहाँ पर नजर आता है। शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अब जो है एक तरफ 7 जून को एनडीए की बैठक होगी, 8 जून को ये कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा सकता है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसको लेकर अंदर खाने जो तैयारियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की भी अहम बैठक की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि उन आंकड़ों को जुटाने की कोशिश की जा रही है जो 240 के आंकड़े को छू सके, यानी कि सत्ता बनाए जाने को लेकर अब मंथन शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी बदला परिवेश जलवाए अखिलेश। समाजवादी ने लोकसभा चुनाव में अब तक अपने इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई, उसने कुल 37 सीटें जीती और इस तरह सपा देश की तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है। धार्मिक मुद्दों के बजाय जातीय गोलाबंदी, यादवों मुस्लिम पर कम दांव की रणनीति से सपा को ये सफलता मिली। सपा ने पिछला लोकसभा चुनाव बसपा के साथ लड़ा और महज 5 सीटें मिली थी। राजनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्ष के अभियान का नेतृत्व किया। सपा ने गठबंधन के तहत 62 सीटों पर चुनाव लड़ा और 17 सीटें कांग्रेस और 1 सीट तृणमूल कांग्रेस को दी। सीट शेयरिंग की ये रणनीति काफी कारगर सिद्ध हुई है। कांग्रेस के साथ साझेदारी करने के चलते सपा मतदाताओं को ये मनोवैज्ञानिक संदेश देने में सफल रही कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का विकल्प मौजूद है। और 2019 के चुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव भी सपा से अलग थे, लेकिन इस बार परिवार की एकजुटता से भी अच्छा संदेश गया। इसे भी जोड़कर देखा जा रहा है। सपा ने प्रत्याशी तय करने में पीडीए फॉर्मूले का जो है पूरा ध्यान रखा और अपना जो आधार वोट माने जाने वाले यादवों और मुस्लिमों से ज्यादा कुर्मी बिरादरी के प्रत्याशी उतारे। ब्राह्मण और ठाकुर समेत सामान्य जाति के प्रत्याशियों को भी प्रतिनिधित्व किया। अखिलेश का ये दांव बिल्कुल सटीक बैठा। पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों से खुद को और अपनी पार्टी को दूर रखा। बहुत ही सधे अंदाज में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर सीधे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। साथ ही जातीय गोलबंदी के लिए संविधान और आरक्षण के मुद्दे को प्रमुखता दी। पेपर लीक, अग्निवीर के सहारे बेरोजगारी की समस्या से बड़ी चोट की रणनीति ने उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाया। ये फिलहाल जो नतीजे आए इससे जोड़कर देखा जाता है ये तमाम बिंदु जो सामने आ रहे हैं। यूपी बदला परिवेश और लगातार ये तस्वीर भी अब बदलती हुई नजर आ रही है। और आगे बात करते हैं बसपा को मलाल, मुस्लिमों पर सवाल। लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी को हुए भयंकर नुकसान के बाद पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि बसपा राधा और उचित प्रतिनिधित्व देने के बाद भी मुस्लिम समाज ने हमारा साथ नहीं दिया। ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझकर मौका दिया जाएगा। नतीजों के बाद मायावती ने पहली प्रतिक्रिया भी दी। कहा कि बीएसपी का भयंकर नुकसान हुआ, यानी कि अब सोच समझकर ही टिकट बांटेंगे। मुसलमानों, पिछड़े समाज के उम्मीदवारों पर सवाल उठाए। मायावती को यूपी के नतीजों से बहुत झटका लगा है।
आत्म मंथन और समीक्षा के लिए तैयार हैं। मेरी अपनी जाति ने बीएसपी को वोट किया। चुनाव में हुए नुकसान पर उन्होंने कहा कि इसका गहन विश्लेषण करेंगे और देश के करोड़ों गरीबों, दलितों, शोषितों, आदिवासियों और पिछड़ों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए काम करते रहेंगे, जिससे उनकी सुरक्षा और सम्मान पर जो खतरा है वो दूर हो जाए। बसपा को मलाल मुस्लिमों पर सवाल यानी कि मुस्लिम वोटर को लेकर भी सवाल उठाती हुई नजर आई। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें तो एनडीए के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी, घटक दलों ने मोदी पर जताया विश्वास। तो जिन घटक दलों की बात हो रही थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि कई घटक दल अपना समर्थन दे सकते हैं, तो एक बार ये अहम खबर, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए के नेता चुने गए हैं नरेंद्र मोदी। तो घटक दलों ने मोदी पर एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार विश्वास जताया है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की भी बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। अब तक की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए के नेता चुने गए हैं नरेंद्र मोदी। घटक दलों के नेताओं का एक बार फिर से विश्वास उभर कर सामने आया है। एक बार फिर से भरोसा जताया है। हालांकि कहा जा रहा था कि 7 जून को एनडीए की बैठक में उन्हें गठबंधन के नेता चुने जाने की उम्मीद है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसको लेकर भी लगातार जो अंदर खाने से खबर सामने आ रही है, तैयारियां जोरों पर है। राष्ट्रपति भवन पहुंच सकते हैं 8 जून को प्रधानमंत्री, और तीसरी बार यानी कि 3.0 और एक बार फिर से तीसरी बार शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री पद की। तो घटक दलों ने अपना समर्थन, अपना विश्वास एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर जताया है। बढ़ते आगे बात करते हैं ओबीसी को भाव नहीं पड़ा प्रभाव। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में एनडीए की ओबीसी चेहरों का फायदा नहीं मिला और इसके साथ ही टिकट बंटवारे में मनमानी से यूपी में पार्टी को बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ा है। चुनाव जीतने के सारे जो जतन हैं वो धराशायी हो गए। राजनीति भी फेल हो गई। लोकसभा चुनाव में सुभाषपा और आरएलडी भी बीजेपी को खास फायदा नहीं पहुंचा पाई। बीजेपी ने प्रदेश के चुनाव में पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए एनडीए का विस्तार करते हुए सुभाषपा और आरएलडी जैसे दलों को भी शामिल किया। दोनों दल कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए और यही हाल एनडीए के दो पुराने अन्य सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी का भी रहा। सपा के पीडीए फॉर्मूले के दबाव में आकर बीजेपी ने यूपी में चुनावी जो समर है वो फतेह करने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ सपा के साथ जाने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को दोबारा एनडीए में शामिल किया था। राजभर के ही प्रयासों से करीब 2022 के विधानसभा चुनाव में मंत्री पद छोड़कर सपा में शामिल होने के बाद दारा सिंह चौहान की भी दोबारा बीजेपी में वापसी कराई गई थी और इसी तरह एन मौके पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे आरएलडी को भी तोड़कर बीजेपी ने एनडीए के पाले में कर लिया। कुल मिलाकर ओबीसी चेहरों पर बीजेपी का दांव पूरी तरह से फेल साबित हुआ।
बढ़ते आगे और बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण सीएम का पौधारोपण। लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से चर्चाओं में है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पौधारोपण करते नजर आए, जिसकी एक फोटो भी वायरल हो रही है। एक्स पर पोस्ट भी किया इस फोटो को और लिखा कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में पौधारोपण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धरती माता और प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ सेवारत है। और इससे पहले सीएम योगी एक और पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण प्रेमियों और प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई। पर्यावरण का सीधा संबंध हमारे जीवन से है, हमारी सृष्टि से है। स्वच्छ सुरक्षित पर्यावरण सभी प्राणियों के जीवन को सुगम बनाता है। आइए अपनी सृष्टि की रक्षा हेतु पर्यावरण के संरक्षण के लिए संकल्पित हों। पर्यावरण संरक्षण सीएम का पौधारोपण की ये तस्वीर सामने आ रही है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।